साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए सीधे अपने सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात करें तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि कल हमने जो करंट अफेयर कराई है उससे रिलेटेड 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को खुद ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद टुडे करंट अफेयर यानी आज की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे होंगे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको फुल डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में स्टैटिक जीके, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में स्टैटिक जीके अवश्य पूछी जाती है और काफ़ी अच्छे नंबर में क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको यहाँ पर कराया जाएगा। उसके बाद में एक हिस्टोरिकल प्लेस की हम बात करते हैं एमपी के। इससे पहले हम 64 योगिनी मंदिर और अन्य बहुत सारे मंदिरों के बारे में आपको हम डिटेल में जानकारी दे चुके हैं। आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं ओरछा के किले के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। ओरछा के अंदर कौन कौन से महल स्थित है उन सब की जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं इस सेगमेंट में। उसके बाद होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब देने वालों के नाम जो है वो आपको लास्ट में वीडियो के देखने को मिलते हैं। उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। भूत जोलोकीय मिर्च का संबंध किस राज्य से है? बिहार, झारखंड, शिमला या फिर नागालैंड? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि नागालैंड से संबंधित है भूत जोलोकिया मिर्च का संबंध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर बिहार? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि केरल राज्य सरकार ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र भूषण के लिए पार्श्व गायिका का चयन किया गया है, उन पार्श्व गायिका का क्या नाम है? लता मंगेशकर, आशा भोसले, परिणीति चोपड़ा या फिर कंगना रनौत? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि आशा भोसले को यहाँ पर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो ये आपका रिवीजन हो गया। आइए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर 2 अगस्त 2021 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, CSIR ने नेत्रहीनों के लिए किस नाम से एक मशीन विकसित की है? दिव्य ज्योति, दिव्य नयन, प्रकाश ज्योति या फिर प्रकाश नयन? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि दिव्य नयन नाम से CSIR ने नेत्रहीनों के लिए एक मशीन लॉन्च की है। अब ये मशीन क्या कार्य करेगी, आइए उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद चंडीगढ़ ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक रीडिंग मशीन विकसित की है, जिसके माध्यम से किसी भी मुद्रित या डिजिटल दस्तावेज को स्पीच आउटपुट के रूप में एक्सेस किया जा सकता है। यानी कि कोई भी जैसा आपका नोट हो या फिर कोई भी लिखी हुई चीज़ हो, उसको आप इस मशीन में जैसे ही लगाएंगे तो ये आपको पढ़ करके स्पीच मतलब कि बोलते हुए बता देगी कितने रुपए का नोट है या फिर क्या इस कागज़ पर लिखा गया है। रीडिंग डिवाइस दिव्यनयन इमेज टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर में बदलने की भाषा निर्भर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग करता है, यानी OCR टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ये आपको बता देती है कि इस चीज़ पर क्या लिखा हुआ है या फिर कितने का नोट है या क्या जानकारी इस पेपर पर लिखी हुई है। इससे क्या होगा, जो दृष्टिहीन लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा पहुँचने वाला है। ठीक है, जो पढ़ नहीं पाते हैं तो वो बस इस मशीन में उस कागज़ को या उस नोट को डालेंगे और ये मशीन बोल करके बता देगी कि कितने रुपए का ये नोट है या फिर क्या इस कागज़ पर लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए 10 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है इसका आपका हो जाएगा सी। सही आंसर इसका सी रहेगा, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर पत्रकारों के लिए 10 लाख रुपए देने की सहायता की घोषणा की है। आपको दिखाई भी दे रहा है यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तो आप वैसे ही आंसर लगा सकते हैं। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग में एरर हो गई है। आइए देखते हैं कुछ जानकारी आपको। तो CM योगी आदित्यनाथ द्वारा कोविड-19 के कारण मरने वाले लेखकों के परिवारों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है। कुल 36 पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक सहायता मिली है, जिसमें टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का भी परिवार शामिल है। आपको पता है रोहित सरदाना आज तक पर यहाँ पर एंकरिंग किया करते थे। कोविड-19 की वजह से उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। उनके परिवार को भी 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा
जो है प्रदान की गई है। 31 जुलाई 2021 को यूपी के लखनऊ में एक समारोह में आर्थिक मदद हेतु चेक वितरित किए गए। तो कहाँ पर वितरित किए गए चेक? तो याद रखिएगा यूपी में, यूपी के जो है लखनऊ राजधानी में यहाँ पर वितरित किए गए हैं ये चेक। सभी एंकरों को या सभी पत्रकारों को ये सहायता प्रदान की गई है जिनके किसी न किसी मतलब पत्रकार की कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 2022 के डिफेंस एक्सपो की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। गुजरात, राजस्थान, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि गुजरात राज्य जो है वो 2022 के डिफेंस एक्सपो की मेजबानी करने वाला है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो गुजरात अपने पहले डिफेंस एक्सपो की मेजबानी करेगा जो भारतीय हथियारों के बाजार में रुचि रखने वाले घरेलू और वैश्विक उद्योग के लिए रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है, तो जो भी ऐसे लोग हैं जो कि हथियारों या फिर जो भी घरेलू उद्योग होते हैं उनमें अगर मतलब अपनी थोड़ी भी इंटरेस्ट रखते हैं रक्षा क्षेत्र में, उनके लिए ये कार्यक्रम चालू किया गया है। यह कार्यक्रम मार्च 2022 में गांधीनगर में इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब विषय के साथ विकसित किया गया था। तो इसका जो थीम है वो याद रखिएगा। तो 2022 की जो थीम होगी वो क्या थीम होगी? इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, इस थीम के साथ में ये आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम का जो पिछला संस्करण है वो कहाँ कहाँ पर आयोजित किया जा चुका है? तो इससे पहले नई दिल्ली, गोवा, चेन्नई और लखनऊ में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। कौन से? डिफेंस एक्सपो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? जहां पर भी आपको पहला शब्द लगा मिल जाए वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। भवानी सिंह, ऋतु रानी, वंदना कटारिया या फिर रानी रामपाल? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि वंदना कटारिया जो हैं ये ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली, गोल की हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ओलंपिक हैट्रिक बनाने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। भारत में 30 जुलाई 2021 को महिला हॉकी पूरे मैच में जो है आपके दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हराया था। देखिए पूल ए का एक मैच हुआ था महिला हॉकी का जिसमें महिला हॉकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हरा दिया था और उस मैच में जो खिलाड़ी वंदना कटारिया है इन्होंने हैट्रिक लगाई थी। ठीक है, चलिए कुछ स्टैटिक प्रश्न देख लेते हैं। तो भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन है? रानी रामपाल जो है भारतीय महिला टीम की कप्तान है और इनको 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। तो आप इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा, यह प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस साधन ई रूपी को कब लॉन्च करेंगे? ऑप्शन ए है 1 अगस्त, ऑप्शन बी है 2 अगस्त, 4 अगस्त या फिर 12 अगस्त। तो कब पीएम मोदी यहाँ पर कैशलेस साधन ई रूपी को लॉन्च करने वाले हैं? सही आंसर है आज के ही दिन, यानी कि 2 अगस्त को पीएम मोदी यहाँ पर ई रूपी को लॉन्च करेंगे। अब ये क्या है, आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, पीएम मोदी ने 2 अगस्त 2021 को ई रूपी डिजिटल भुगतान समाधान ऐप लॉन्च करने की यहाँ पर घोषणा की है। यह डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित साधन है, यानी आपको जो है किसी को ना तो टच करना ना ही मशीन को टच करना है। ठीक है, तो एक संपर्क रहित यह साधन है। यह एक QR कोड एवं SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है। इसे लाभार्थियों के मोबाइल में पहुँचा दिया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट आपके मोबाइल में जो है आपके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाया करेंगे। उपयोगकर्ता बिना कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के वाउचर को रिडीम कर सकेंगे। वाउचर आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा, बस आपको रिडीम करना होगा और आपके अकाउंट में जो है पैसे पहुंच जाएंगे। तो कैशलेस है और दूसरी बात है मतलब कि छुआछूत, मतलब एक तरह से आप किसी को टच वच करने की इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, संपर्क रहित है। ठीक है, किसी के संपर्क में नहीं आएंगे। ऐसा किया क्यों जा रहा है? तो कोविड-19 से बचाव के लिए ऐसे सारे उपकरणों का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है, ये आपको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताज़ा आए आंकड़ों के अनुसार देश में टीकाकरण में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? केरल, गुजरात, तमिलनाडु या फिर आसाम? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि गुजरात ने यहाँ पर टीकाकरण में पहला स्थान प्राप्त किया है। देखिए कुछ जानकारी। तो प्रति 10 लाख लोगों का टीकाकरण की स्थिति में गुजरात ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। राज्य में 10 लाख की आबादी के मुकाबले अब तक 5,17,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। तो 10 लाख की जो आबादी है उसके कंपेयर में अगर हम बात करते हैं तो 5,17,000 लोगों को यहाँ पर टीका लगाया जा चुका है गुजरात में, और गुजरात पहले स्थान पर है। राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत राज्य में कुल 3.32 करोड़ से अधिक टीकाकरण किया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अगस्त 2021 को अब यहाँ पर शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर। आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने आ रही है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश का पहला राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान किस जिले में खोला जाएगा? लखनऊ, इंदौर, भोपाल या फिर ग्वालियर? चलिए आंसर देख लेते हैं।
सही आंसर ए यानी कि जबलपुर में यहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान खुलेगा। देखिए हम आपको बता दें, अगर एक आध दिन का गैप हो जाता है वीडियो में तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी न किसी वजह से ही ऐसा होता है, जैसे कि या तो तबीयत खराब हो जाती है या कहीं आउटर पर होते हैं तभी ऐसा होता है, ठीक है। नहीं तो डेली बेस पर हमारी वीडियो हमेशा आती रहती है, एक भी दिन का आपको गैप देखने को नहीं मिलेगा। बहुत रेयर कंडीशन होती है तभी आपको एक भी दिन का गैप देखने को मिलता है, ठीक है। तो कंटिन्यू आती रहेगी, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर एक आध दिन का गैप हो जाता है तो हम पिछली वाली जो करंट अफेयर होती है उसको अगले करंट अफेयर में यहाँ पर कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रदेश का पहला होटल प्रबंधन संस्थान खुलने जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्री ने अनुमति भी दे दी है। तो मध्य प्रदेश पर्यटन निगम द्वारा शहर में संचालित फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, यहाँ पर जबलपुर में पहले फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट संचालित हो रहा था, उसी को उन्नयन करके राज्य की होटल प्रबंधन संस्थान बनाया जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट था जबलपुर में, उसी को यहाँ पर उन्नयन करके, उसी को डेवलप करके अब यहाँ पर होटल प्रबंधन संस्थान की व्यवस्था की जा रही है। मध्य प्रदेश का पहला है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो केंद्र में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी जो है वो यहाँ पर संसदीय एवं पर्यटन मंत्री हैं। देखिए ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चालू किया जा रहा है, इसलिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री की बात कर लेते हैं, तो सुश्री उषा ठाकुर जो है वो मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री हैं। मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति पहली कब आई थी? तो 2012 में पहली पर्यटन नीति आई थी, और 2016 में जो है तत्कालीन पर्यटन नीति आई है, जिसके आधार पर यहाँ पर मध्य प्रदेश में पर्यटन पर जो भी कार्य किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मनरेगा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश में 2 नए मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं। वो मोबाइल ऐप कौन कौन से हैं? एरिया ऑफिसर ऐप, मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी यानी कि ए और बी दोनों, एरिया ऑफिसर ऐप और मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप। चलिए इन दोनों ऐप के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो देखिए, एरिया ऑफिसर ऐप के माध्यम से राज्य स्तरीय जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा अन्य अधिकारियों द्वारा जांच के समय मनरेगा के कार्यों में गुणवत्ता उपयोगिता पर जियो टैग फोटो सहित अपलोड की जा सकेगी। तो इसका काम क्या है? इसका काम है, जब यहाँ पर फीडिंग की जाती है, जांच वगैरह की जाती है, तो उसकी फ़ोटो लेकर के इस पर अपलोड की जाएगी, किस पर? एरिया ऑफिसर ऐप पर। वहीं मोबाइल बैंकिंग ऐप की बात करते हैं, तो मोबाइल बैंकिंग ऐप के द्वारा कार्यों पर लगे हुए मजदूरों की उपस्थिति कागज पर दर्ज करने के बजाय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप्स के माध्यम से ग्राम रोजगार सहायक द्वारा कार्यस्थल पर प्रतिदिन सुबह 11:30 बजे लीजिए। अब ये प्रेजेंट और एब्सेंट के लिए यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग ऐप, यहाँ मॉनिटरिंग ऐप यहाँ पर जारी किया गया है, और एरिया ऑफिसर ऐप जो है वो किसके लिए? वो जांच के लिए जारी किया गया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप यहाँ पर प्रेजेंट एब्सेंट के लिए लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल की तरफ से कराए गए सर्वे के अनुसार भारत के किस राज्य के लोगों में सर्वाधिक एंटीबॉडी यहाँ पर बनी है कोविड-19 के दौरान? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए यानी कि मध्य प्रदेश के लोगों में सबसे ज़्यादा कोविड-19 के अगेंस्ट यहाँ पर एंटीबॉडी का निर्माण हुआ है। आइए देखते हैं कुछ जानकारी। तो देश के 21 राज्यों में किए गए सर्वे में सामने आया है कि यहाँ की 2/3 आबादी में कोरोना वायरस एंटीबॉडी डेवलप हुई हैं, जिनमें से 79% एंटीबॉडी जो हैं वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा विकसित हुई हैं। लोगों में 79% लोगों में जो है यहाँ पर एंटीबॉडी यहाँ पर विकसित हुई हैं, किसकी? कोरोना के विरुद्ध में, ठीक है। अब देखिए ICMR की फुल फॉर्म याद रखनी, पूछा जा सकता है। तो इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल जो है वो ICMR का फुल फॉर्म हो जाएगा। इनकी तरफ से एक सूची जारी की गई, जिसमें 14 जून से 16 जुलाई के बीच कराए गए सीरो सर्वे की रिपोर्ट बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है, जिसमें यह पता चला है कि मध्य प्रदेश के लोगों में सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी विकसित की गई है, ठीक है। देश के 70 जिलों में ICMR की यह चौथा सीरो रिपोर्ट है। तो 70 जिलों में यहाँ पर अभी तक सीरो रिपोर्ट कराई जा चुकी है, जिसमें सर्वाधिक जो है एंटीबॉडी मध्य प्रदेश के लोगों में यहाँ पर डेवलप हुई है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से बात करते हैं स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास की। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य में अजिक्कल बंदरगाह स्थित है? अजिक्कल बंदरगाह यहाँ पर पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, अभी चर्चा में रहा है। तो चलिए पूरी जानकारी भी आपको देंगे। महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि केरल में यहाँ पर अजिक्कल बंदरगाह स्थित है। देखिए कुछ जानकारी, तो अजिक्कल बंदरगाह केरल में स्थित है। तटीय शिपिंग सेवा यहाँ फिर से शुरू की गई है। कुछ समय पहले यहाँ पर तटीय शिपिंग सेवा को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा चालू की गई है, इसलिए यह महत्वपूर्ण बंदरगाह बन जाएगा हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से। इस बंदरगाह से अंतर्राष्ट्रीय कार्गो संचालन भी शुरू किया गया है अभी हाल ही में, तो यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
साथ ही साथ में आपको बता दें, आपने एमपीपीएससी का एग्जाम देखा है, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के प्रश्न जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि बड़ा सरल प्रश्न आएगा, लेकिन सरल प्रश्न ही नहीं आए हैं, बहुत डीपली प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को बेस बना करके, उसी लेवल को बेस बना करके हम आपके लिए एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की दृष्टि से पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट आज लेकर के आने वाले हैं। आपको जो है 12:30 या 1 बजे के समथिंग वो पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ प्रश्नों का लेवल होगा जो आपको कन्फ्यूज़ करेगा, परेशान करेगा, लेकिन वो सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, आज दोपहर में हम लेकर के आएंगे। जब नदियां अपने जल को सभी दिशाओं से लेकर झील या अवनवन में छोड़ती हैं तो ऐसे स्वरूप को किस प्रकार से जाना जाता है? जाफरी, वृक्षवत, रेडियल या फिर केंद्राभिमुख? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है डी यानी कि केंद्राभिमुख कहा जाता है। आइए पूरी जानकारी आपको देते समझाते हैं कि क्या होता है केंद्राभिमुख। देखिए, तो जब नदियां किसी झील या अवनवन में सभी दिशाओं से अपने जल का निर्वहन करती हैं तो ऐसे स्वरूप को केंद्राभिमुख कहा जाता है। उदाहरण की बात करें तो मणिपुर की जो लोकटक झील है वो केंद्राभिमुख झील का उदाहरण है। अब देखिए, तो किस तरह से हम बात करते हैं। देखिए, जैसे कि नदियाँ आ रही हैं, पहले वो चारों दिशाओं में फैल रही थी, ठीक है, एक शाखा उनकी साउथ में चली गई, वेस्ट में चली गई, इधर उधर चली गई, ठीक है, लेकिन जैसे ही किसी झील में आई या फिर जैसे किसी समुद्र में गई तो वो सारी शाखाओं का जल एकत्रित करके यानी समेट करके एक ही मुख के द्वारा जब किसी भी झील में यहाँ पर डालती हैं तो उन्हें हम केंद्राभिमुख कहते हैं। ठीक है, और लोकटक झील जो है वो इसका सीधा सीधा उदाहरण है। वहीं अगर हम वृक्षवत की बात करते हैं तो जब नदियाँ फैलती चली जाती हैं और अलग अलग जा कर के कहीं दूसरी नदी, मतलब उसकी एक शाखा किसी दूसरी नदी में गिर रही है, एक शाखा किसी दूसरी झील में गिर रही है, तो ऐसी जो शाखाएं बट जाती हैं, अलग अलग दिशाओं में निकल जाती हैं, उसे हम वृक्षवत कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो लोकटक झील है वो आपकी केंद्राभिमुख का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? और यह प्रश्न अभी आपको पता है एमपीपीएससी में पूछा गया था। केन्या, नामीबिया, तंजानिया या फिर नाइजीरिया? आंसर की बात कर लेते हैं। देखिए, सही आंसर है डी यानी कि नाइजीरिया। सही आंसर इसका डी नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि तंजानिया में है आपका ये जो पर्वत है किलिमंजारो। किलिमंजारो पर्वत आपका तंजानिया में स्थित है। ठीक है, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ जानकारी। तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 5,895 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? माउंट किलिमंजारो, और यहीं पर जो है ज्वालामुखी भी स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? यहाँ पर जल्दबाजी करेंगे तो आप प्रश्न को गलत कर देंगे। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान? बहुत लोग यहाँ पर जल्दबाजी में गुजरात आंसर लगा करके आते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसका आंसर गुजरात नहीं है, राजस्थान इसका बिल्कुल सही आंसर है। बस ये गुजरात से होकर के गुजरती है, इतना आपको याद रखना है। तो देखिए, साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले के कोटड़ी तहसील में अरावली पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो कहाँ पर? उदयपुर जिले के कोटड़ी तहसील से अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। हाँ, गुजरात की राजधानी गांधीनगर जो है वो यहाँ पर साबरमती के किनारे स्थित है, और यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर लगा करके आते हैं, इसको गुजरात आंसर कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, गुजरात से नहीं निकलती है, राजस्थान से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से। हाँ, गांधीनगर जो है वो इसके बगल में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर किस नदी किनारे है? तो साबरमती नदी किनारे है। अगले सेगमेंट की बात करते हैं तो हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं ओरछा किले के बारे में, आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं। मध्य प्रदेश के पुरातत्व स्थल यूनिट 1 को भी हम यहाँ पर कवर करते हुए चल रहे हैं। तो देखिए, ओरछा का किला 1501 ईस्वी में ओरछा राज्य की स्थापना के बाद रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा, ओरछा के किले का निर्माण किसने करवाया था? रुद्र प्रताप सिंह ने 1501 में करवाया था। इसके अंतर्गत जो राजा मंदिर या फिर राजा महल है उसका निर्माण मधुकर शाह ने किया था। कन्फ्यूज नहीं होना है, कई बार यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि ओरछा किले का निर्माण किसने करवाया था, लोग जल्दबाजी में मधुकर शाह लगा करके आ जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा ओरछा के किले का निर्माण जो है वो रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था, जबकि इसके अंदर जो राजा मंदिर या फिर राजा महल है उसका निर्माण मधुकर शाह ने करवाया था, जिन्होंने 1554 से 1591 तक शासन किया था। ठीक है, इसके अंदर जहांगीर महल है, तो जहांगीर महल तथा सावन भादो महल वीर सिंह देव के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था। किसका? जहांगीर महल का। और सावन भादो महल जो है वो आपके ओरछा के किले के अंदर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो वीर सिंह देव ने करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किले के परिसर में देखे गए काली मिर्च के बर्तन और गुंबद की विशेषताओं से ही लुटियंस को नई दिल्ली में उन्हें संरचनाओं की वास्तुकला प्रेरित किया था। देखिए, लुटियंस ने नई दिल्ली में जो आपका लाल किला है इसका निर्माण किया था। ठीक है, और अन्य भी इमारतों का निर्माण जो है लुटियंस के द्वारा यहाँ पर किया गया था। लेकिन लुटियंस को ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी नई नई चीज़ों को खोजने की, नई नई डिज़ाइन निकालने की? तो ये एक बार आपके ओरछा के किले में आए थे और इन्होंने यहाँ पर काली मिर्च के बर्तन और गुंबद को देखा, उसकी विशेषताओं को देखते हुए इन्होंने जो है वहाँ दिल्ली में जाकर के विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है काली मिर्च के
जो आपके काली मिर्च के बर्तन हैं और जो गुंबद हैं वो कहाँ पर सबसे पहले देखे गए थे? तो याद रखिएगा आपके ओरछा के किले में काली मिर्च के बर्तन यहाँ पर देखे गए थे। ठीक है, किले के अन्य दर्शनीय स्थलों में कौन कौन सा है? तो फूलबाग है, शीश महल है, जहांगीर महल है, राजा महल है आदि, ये सारे प्रसिद्ध हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा ये आपके ओरछा के किले से संबंधित जानकारी होगी। देखिए, किलों और मंदिरों को यहाँ पर शुरू में हम कवर कर रहे हैं, इसके बाद में हम जो राज्य के अंदर विशेष पर्यटन स्थल जैसे ग्वालियर है तो ग्वालियर को एक साथ कवर करेंगे, तो उसमें हम आपको पूरी जानकारी देते हुए चलेंगे। ठीक है, दतिया है, दतिया की पीताम्बरा पीठ वगैरह पूरी जानकारी आपको एक साथ देंगे। अभी हम किलों और मंदिरों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सेगमेंट की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कल हमने आपसे पूछा था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, जो हैं वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आइए देखते हैं किस किसने आंसर दिया। तो शैलेंद्र चौधरी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, जितेंद्र भारद्वाज ने यहाँ पर आंसर दिया है, उसके बाद अंकिता निगम ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, धनराज दामोर ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सोनम चौहान ने बिल्कुल सही बताया है। फिर उसके बाद में बात करते हैं तो पुरुषोत्तम परमार ने बिल्कुल सही जानकारी दी है और कनिष्का मिश्रा ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप लोगों का कमेंट करने के लिए। आइए देखते हैं ऐसा प्रश्न जिसको आपको आज की वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तो वो प्रश्न कौन सा है? तो देखिए, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, बिहार का शोक नहीं पूछा जा रहा है, यहीं पर भी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और बिहार का शोक कोसी नदी को लगाकर चले जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपसे बंगाल का शोक पूछा जा रहा है, ना कि बिहार का। तो बंगाल का शोक कौन सी नदी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आपके लिए प्रैक्टिस सेट हम दोपहर में लेकर के आने वाले हैं, पॉलिटी के बेहतरीन प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आज आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।